दोस्तों नमस्कार। हम पिछले एपिसोड में चर्चा की हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का कथानक उसने कहा था। उस कथानक का विस्तार से जो हमने उसका वर्णन किया है, उस कहानी को समझा है कि लेखक क्या कहना चाहता है और उसका जो मुख्य कैरेक्टर है लहना सिंह, उसके भाव क्या हैं, कहानी क्या संदेश देती है। अब हम कहानी के तत्वों के आधार पर इसका वर्णन करते हैं। कहानी के जो तत्व हैं, उन तत्वों में पहला जो तत्व आता है वह है कथा वस्तु। और कथा वस्तु के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली। दूसरा जो कहानी का तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वह जमादार लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोदा सिंह, वजीरा सिंह, जो ये सारे के सारे सिख पलटन के सिपाही और अफसर हैं, सिख रेजिमेंट के। इसके अलावा लप्टन साहब के भेष में जर्मन अफसर वह सूबेदार कीरत सिंह, सूबेदार तथा सूबेदारनी तथा कीरत सिंह जैसे उसके मुख्य पात्रों के अलावा एक सहायक पात्रों के रूप में भी हम उनको मान सकते हैं। अब इसमें एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सूबेदार हजारा सिंह सिख रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर आसीन है, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के साथ साथ साहसी भी है। जब छद्म जर्मन अफसर के द्वारा आदेश मिलने पर वो अपनी फौज को लेकर के जर्मन सैनिकों के ऊपर धावा बोल देता है, तो ये उसके साहस की निशानी है। ओजस्वी है, अपनी बात पर टिके रहने वाला भी है, उदार व्यक्तित्व भी है। जब उसको ये पता चलता है कि फौज में हमें दोबारा छुट्टी कैंसिल होने के कारण बुलाया गया है, तो लहना सिंह को कहला भेजता है कि हम साथ साथ चलेंगे। तो उदार व्यक्तित्व भी कहीं कहीं उनका झलकता है। वीर भी है और स्नेहशील व्यक्तित्व भी है, अपने परिवार का रक्षक तथा परिवार के साथ साथ समाज और अपने व्यवहार में कुशल कारीगर भी है। तो ये उनके व्यक्तित्व के कुछ गुण उभर कर के सामने आते हैं इस कहानी के माध्यम से। वजीरा सिंह, वजीरा सिंह एक ऐसा पात्र है जो विदूषक की श्रेणी में आता है। हंसी मजाक विनोदी स्वभाव का है, बुद्धिमानी भी है और मन स्थिति को समझने वाला भी है। जब लहना सिंह अपनी अंतिम अवस्था में होते हैं, वो घायल हो जाते हैं और घायल होने के कारण लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में गिर जाते हैं और अस्पष्ट शब्दों में बेहोशी की अवस्था में वो कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। उनके अंदर जो भाव जो निकल करके आ रहे हैं वो भाव ये हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है बेहोशी की अवस्था में कि वो गांव में और अपने भाई कीरत सिंह की गोद में सोए हुए हैं। और अस्पष्ट शब्दों में जब वो बड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि कीरत सिंह, वजीरा सिंह हाँ बोलता है। तो वो मन स्थिति को समझता है कि इस समय जो लहना सिंह है उनके हृदय के अंदर क्या चल रहा है। तो मन स्थिति को समझने वाला विदूषक भी है और विनोदी स्वभाव का व्यक्तित्व भी है। अब इसका जो मुख्य पात्र है लहना सिंह, उसके दो चरित्र यहां उभर करके सामने आते हैं। एक तो प्रेमी स्वभाव का है, जब बचपन में एक 8 साल की बच्ची से उसका प्रेम, मन में का अनुराग, प्रेम का भाव जागृत होता है। और दूसरा कर्तव्य परायण है, साहसी भी है और वीर व्यक्तित्व का धनी है। जब छद्म जर्मन अफसर के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि बाकी सैनिक 10 सैनिकों को छोड़कर के बाकी जर्मन सैनिकों के ऊपर धावा बोला जाए, लहना सिंह को जब ये कहा जाता है हजारा सिंह के द्वारा कि तुम चले जाओ या तुम कम रह जाओगे, लहना सिंह कहता है कि एक एक सिक्के 1.25 लाख के बराबर होंगे।
इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही बहुत, तुम चले जाओ। इसलिए वो साहसी और कर्तव्यपरायण वीर योद्धा ये व्यक्तित्व उनका झलक करके आता है। आज्ञा पालक, उनके अफसर के द्वारा दिए गए कमांड को वो मानने वाले हैं और उस कमांड को सजगता और सफलता से पूरा भी करते हैं। परिवार के प्रति स्नेही भाव है। फौज से छुट्टी लेकर के वो घर आते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, और जब अंतिम क्षणों में जब वो मृत्यु की सैया पर पड़े होते हैं तो भी अपने भाई कीरत सिंह को याद करते हैं और अपने घर परिवार को याद करते हैं। चतुर व्यक्तित्व के धनी है, प्रत्युत्तमत बुद्धि उनके हृदय के अंदर विद्यमान है। बुद्धिमानी, कार्यकुशलता, वो जर्मन सैनिक के छद्म वेश को पहचान जाते हैं और स्थिति को संभालते हुए उन पर धावा बोल देते हैं। तो ये कार्यकुशल व्यक्तित्व भी उनका झलकता है। त्यागपूर्ण उनका चरित्र है। वो सूबेदार ने किए दिए हुए वचन के पालन के लिए अपने आप को मृत्यु की सैया की तरफ ले जाते हैं, लेकिन उनके पति और पुत्र की वो रक्षा करते हैं। बोधा सिंह जब बीमार होते हैं तो जो गर्म कपड़े, जर्सी, कंबल वगैरह जो उनके पास थे वो सारे के सारे बोधा सिंह को उड़ा देते हैं और खुद सारी रात कपकपाती सर्दी के अंदर अंगीठी जला करके बैठे रहते हैं। वे खुद घायल होने के बावजूद खुद नहीं जाकर पिता और पुत्र दोनों को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। आदर्श व्यक्तित्व उनका झलकता है। साहसी, प्रेमी और कर्तव्यपरायण व्यक्ति का व्यक्तित्व उनके अंदर मौजूद है। तो ये सारे के सारे गुण के धनी हैं जमादार लहना सिंह। एक कैरेक्टर और उभर करके आता है सूबेदारनी। सूबेदारनी सहायक पात्रों के अंदर मानी जाएगी, लेकिन उनका जो चरित्र है उसमें किशोर अवस्था का नटखटपन है। जब लैना सिंह उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी गुड़माई होगी, वो शर्मा कर भग जाती है, चली जाती है। चंचल और लज्जाशील व्यक्तित्व है उनका। कर्तव्यशील पत्नी है। अपने पुत्र और पति की रक्षा के लिए वो लैना सिंह से वचन लेती है। वात्सल्यमयी माँ का करुण रूप भी है। ये अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्रेमी को नौछावर भी कर देती है। प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह करने वाला व्यक्तित्व उनके अंदर मौजूद है। लैना सिंह के निस्वार्थ प्रेम को समझने वाली वो एक ऐसी महिला है जो सब कुछ जानते हुए भी कर्तव्य पथ पर अडिग होती है, अडिग रहती है और अपने प्रेमी हृदय को दबाकर अपने पुत्र और अपने पति की रक्षा का वचन लेती है अपने प्रेमी लैना सिंह से, और जिसके कारण लैना सिंह अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। तो ये व्यक्तित्व इस कहानी में उभर करके सामने आते हैं। तीसरा इसका तत्व है कथोपकथन, संवाद या कथोपकथन। कहानी के संवाद रोचक हैं, स्वाभाविक हैं और संकेतपूर्ण हैं। बहुत सारी बातें इसमें इस तरह कही गई हैं जो संकेत रूप में समझाई गई हैं। लेखक अपनी बात को शब्दों के माध्यम से नहीं कहता, सिर्फ भावनाओं के द्वारा जो पाठक समझ सकता है। तो इस तरह रोचक और छोटे छोटे संवादों के माध्यम से संकेत के द्वारा भी पाठकों को समझाने का प्रयास किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इनके जो संवाद हैं वे चरित्रों व कथानक के मर्म को उद्घाटन करने वाले हैं। छोटी छोटे बातों के द्वारा उस मर्म को, उस दर्द को उकेरने वाले संवाद इनके अंदर मौजूद है। लैना सिंह और लड़की का संक्षिप्त वार्तालाप, वो संक्षिप्त वार्तालाप पूरी कहानी पर छाया रहता है और पूरी कहानी के मूल उद्देश्य को समझाने में मदद करता है। इसलिए इस कहानी के जो संवाद हैं कारगर और सटीक और संक्षिप्त हैं। जब सिख रेजिमेंट
फ्रांस जाती है युद्ध करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो युद्ध क्षेत्र के दृश्यों का जिस तरह सजीव वर्णन किया है, वहां की हाड़ कपाने वाली सर्दी का जो सजीव वर्णन किया है, वहां का जो युद्ध क्षेत्र का जो वर्णन इस तरह किया गया है कि ऐसा लगता है कि पाठक उस कहानी को पढ़ते पढ़ते स्वयं अपनी आंखों के सामने उस दृश्य को देख रहा है। जर्मन सेना की षड्यंत्र चतुराई, फ्रांस के लोगों की घबराहट और उसका उद्वेग, इन सारी चीजों को लेखक ने बड़ी चतुराई से संकेत के द्वारा समझाया है, जो पाठक मुग्ध हो जाता है उस कहानी के उन संवादों को पढ़ करके। इसके अलावा कुछ पंजाबी शब्दों के और कुछ प्रादेशिक शब्दों का ऐसा घालमेल इस कहानी के अंदर किया गया है, जैसे गुड़माई, पाधा, खोता, शेरा आदि अनेक शब्द जो उस परिवेश और वातावरण के साथ में उस स्थानीय बोली का भाषा का फुट होने के कारण उस कहानी को दमदार बनाती है। इस कहानी के जो सभी संवाद हैं संक्षिप्त, सरल, रोचक होने के साथ साथ स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पाठक के हृदय के अंदर ठेठ पहुंचने में मदद करते हैं। पाठक को ऐसा लगता है कि उस कहानी को पढ़ते पढ़ते वो उस दौर में पहुंच गया है, उस वातावरण में पहुंच गया है जहां आंखों देखा उस चीजों को वो सचित्र देख रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि लेखक ने बड़ी चतुराई से इस कहानी को इस तरह गुंफन किया है, बीच के दृश्यों को पीछे ला करके कहानी को फ्लैश बैक में ले जा करके एक रोचकता उस कहानी के अंदर उत्पन्न कर दी है, जो पाठक को मनमुग्ध और मोहित करने पर मजबूर कर देती है। अगला इसका तत्व है भाषा शैली। कहानी वही सफल मानी जाएगी जो समय और परिस्थिति के अनुसार जिस काल के अंदर वो कहानी रची गई है, जिस परिवेश के अंदर उस कहानी की रचना की गई है, जिस कैरेक्टर को कहानीकार जीना चाहता है, पाठक के सामने वो प्रस्तुत करना चाहता है, उस परिवेशगत वातावरण की भाषा और बोली उस पात्र के मुख से बुलवाने का प्रयास करता है, तभी वो कहानी सजग और सही मानी जाएगी। तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जमादार लैना सिंह के प्रेम, अमिट प्रेम की कहानी, जो चतुर भी है, साहसी भी है, वीर भी है और सहृदय प्रेमी भी है, इतने सारे गुणों को उस भाषा में, उस शैली में समायोजित करना एक लेखक की बड़ी बात मानी जाती है। तो यहाँ पर उनकी भाषा शैली रोचक और प्रौढ़ है। पात्र स्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग करता है और लेखक ने पूर्वाभास शैली में इस कहानी की रचना करके इस कहानी में 4 चांद लगा दिए हैं। कहानी का प्रारंभ अमृतसर के इक्के तांगे वालों की भाषा और बोली से होती है, जो वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह लोग जब तांगे और इक्के वालों के सामने आ जाते हैं तो उनको किस तरह की भाषा का प्रयोग करके उन्हें हटाते हैं। उनकी भाषा कितनी मधुर और प्यारी है कि सामने वाला नाराज भी नहीं होता और उनके सामने से हट जाता है। तो ये कहानी की शुरुआत में लेखक बताने का प्रयास करता है। बीच में वो अपनी शैली से युद्ध के सजीव वातावरण को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है और अंत में बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से पूर्वाभास शैली में वो मनोविश्लेषणात्मक शैली के अंदर अपने मुख्य पात्र से और मुख्य पात्र तथा सूबेदारनी के बीच के वार्तालाप को किसी चतुराई के सामने, पाठक के सामने प्रस्तुत करता है, उस मार्मिक शैली में जिससे पाठक मुग्ध हो जाता है।
उन चीज़ों को पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। एक ललक होती है, एक चाहत होती है, एक जिज्ञासा होती है पाठक के मन में कि अब इसके आगे क्या क्या होगा। और कहानी वही सफल होती है जो पाठक पढ़ते पढ़ते उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो, बल्कि उसकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती चली जाए और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अब इसके आगे क्या होगा। लेखक ने वही काम किया है और पाठक को मजबूर किया है कि इसके आगे, अब इसके आगे। इस तरह उन्होंने प्रभावात्मक शैली में और व्यंग्यात्मक शैली के अंदर बीच बीच में अपनी बात को अपने पात्रों के द्वारा कहलवा करके पाठक तक पहुंचाने का लेखक ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कहानी के अगले तत्व में है देश काल और वातावरण। कहानी वही सफल मानी जाती है कि लेखक जिन पात्रों का अपने कहानी के अंदर वर्णन करना चाहता है, लेना चाहता है, वो किस काल और परिदृश्य के हैं, उस समय की क्या परिस्थितियां रही होगी, उनकी क्या बोलचाल क्या है, उनकी भाषा शैली क्या है, वो वातावरण कैसा है, उस वातावरण के अनुसार ही लेखक अपने कहानी के पात्रों का गठन करता है और उन पात्रों के माध्यम से उस कहानी की रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ा करके पाठकों तक पहुंचाता है और पाठक उस चरित्र के माध्यम से अपने ज्ञान की क्षुधा को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो उसने कहा था कहानी में, ये कहानी का वर्णन लेखक ने इस तरह किया है कि पाठक जब उस कहानी को पढ़ता है, उस यथार्थ परिदृश्य को देखता है, उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने का जो पाठक काम करता है, वो उस वातावरण में इस तरह पहुंच जाता है कि उसको ये लगता है कि मैं जो चीज पढ़ रहा हूं वो मेरे सामने घटित हो रही है। तो कहानी के माध्यम से वो यथार्थ चित्रण यहां प्रदर्शित हो रहा है। सबसे पहले जिस तरह लेखक अमृतसर के बंबू काठ और वहां इक्के वाले और तांगे वाले की बोली भाषा का वर्णन करता है, यूं लगता है कि हम जहां पर बैठे हुए वहां पर नहीं, हम उस चौराहे पर खड़े हैं, उस बंबू काठ में खड़े हैं जहां पर वो चहल पहल है, जहां इक्के वालों की आवाज है, जहां तांगे वालों की आवाज है, जहां उनका मधुर स्वर हमें सुनाई पड़ता है, हमारे कानों में गुंजायमान होता है। बीच में चंद्रधर शर्मा गुलेरी फ्रांस के युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियों का वर्णन करता है और वहां की हाड़ कपाने वाली सर्दी का वर्णन करता है। लेखक कहता है कि वहां सर्दी इतनी ज्यादा है कि हाड़ कांपने लगते हैं। वीर युद्ध चाहता है, लेकिन उच्च क्षण में जब अफसर का आदेश नहीं मिलता, सर्दी उन्हें अपने आगोश में लेती है, उनके हाथ से हथियार गिरते हैं, लेकिन फिर सचेत होकर के युद्ध मैदान में डट जाता है। वो प्रतीक्षा करता है अपने अफसर की, लेकिन वो हाड़ कपाने वाली सर्दी, उसका सजीव चित्रण लेखक अपनी लेखनी के द्वारा यहां पर करता है। इसके अलावा लड़ाई का वर्णन है, उस खाई खंदक जहां पर सैनिक अपने हथियारों से लैस होकर के युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी मनोदशा का वर्णन, उस परिदृश्य का वर्णन लेखक इतना सजीव करता है कि पाठक मनमुग्ध हो जाता है और उस वातावरण में चला जाता है जिस वातावरण में इस कहानी की रचना की गई है। अब अंतिम इसका जो तत्व उभर करके आता है, कहानी का तत्व, कि आखिर इस कहानी के लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे जो मुख्य उद्देश्य लेखक का इस कहानी के लिखने के पीछे और जो उसका उद्देश्य सफल हुआ, वो उद्देश्य कि मानव संवेदनाओं को जगाने में वो समर्थ हो गया।
एक बचपन के दो बालक और बालिकाओं का प्रेम किस तरह उस युवा अवस्था में उभर करके सामने आता है और उस निश्चल और निस्वार्थ प्रेम के आगे अपने आप को वो झोंक देता है। उन मानव संवेदनाओं को जगाने का काम लेखक ने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है, जो निश्चित रूप से सफल हुआ है। दूसरा उद्देश्य मनोस्थिति। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसकी मनोस्थिति का विश्लेषण, और मनोस्थिति का विश्लेषण करते हुए लेखक ने उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठक को यथार्थ स्थिति में पहुंचाने का काम किया है, उस वातावरण उस परिदृश्य में पहुंचाने का काम किया है जिसमें इस कहानी की रचना गढ़ी गई है। लेखक अपने पात्रों से ऐसे ऐसे संवाद उगलवाता है कि वो अभिव्यंजना शैली में पाठक के कानों में गूंजने लगते हैं। पाठक को यह एहसास होता है कि जो चीजें वो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपने सामने वो एक परिदृश्य को देख रहे हैं। वो शब्द उनके कानों में गूंजने लगते हैं। जीवन में प्रेम और कर्तव्य की स्थिति का सुंदर चित्रण सूबेदारनी और जमादार लहना सिंह के द्वारा लेखक ने करने का प्रयास किया है। एक आदर्श प्रेमी और कर्तव्यनिष्ठ वीर साहसी व्यक्तित्व और व्यक्ति की कहानी, जो सत्य निष्ठा पर एक वचन को निभाने के लिए मृत्यु तक को वर्ण कर लेता है। लेखक ने उस दृढ़ संकल्पित व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया है। जीवन में प्रेम और कर्तव्य के उत्कर्ष को समन्वित रूप से चित्रण यहां पर किया गया है कि दो पात्र हैं, बचपन का प्रेम है, बचपन के बाद में बिछुड़ जाते हैं, दोनों पात्र अलग हो जाते हैं, दोनों की अलग अलग दुनिया हो जाती है, दोनों का घर अलग अलग हो जाता है। लेकिन दोनों अलग अलग होने के बावजूद जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस अनेकता में भी एकता उन्हें दिखाई पड़ती है, और जिंदगी के वो अनमोल वचन को निभाने के लिए लहना सिंह हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। चाहता तो वो बच सकता था, लेकिन अपने वचन को निभाने के लिए अपने सूबेदारनी जी के निश्चल प्रेम की बात को पूरा करने के लिए वो अंत समय तक दृढ़ संकल्पित होता है और अपनी बात को पूरा कहता है। और अंतिम उसके वो शब्द जो कानों में गूंजते हैं कि वो सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी जी से लिख देना कि उन्होंने जो कहा था मैंने अपना वचन पूरा किया। तो इस प्रकार एक आदर्श और प्रेम का उन्होंने निर्वाह किया है। एक वचन पालन का जो आदर्श प्रस्तुत किया है लेखक ने, जो अंत तक निभाता है जमादार लहना सिंह के द्वारा, उस व्यक्तित्व को निखारने का काम इन्होंने किया है। और एक कर्तव्य निष्ठता का संदेश कि जिस कर्तव्य के लिए जब फौज में जाता है, छद्म जर्मन अफसर के द्वारा ये कहा जाता है कि 10 सैनिकों को छोड़कर के बाकी जर्मन सैनिकों के ऊपर धावा बोलें, और पीछे से जब उनके ऊपर वार किया जाता है, लहना सिंह दृढ़ संकल्पित होकर के उनके ऊपर वार करता है, धावा करता है, अपने कर्तव्य से अडिग रहता है। और अंत में भी जब गोली लग जाती है तो खुद मैदान छोड़ करके नहीं जाता, बल्कि सूबेदार और उनके सुपुत्र बोधा सिंह यानी सूबेदारनी के पति और उनके पुत्र, यानी अपने निश्चल प्रेम की खातिर वो अपनी जान को हंसते हंसते गंवा देता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले एपिसोड में हम इस कहानी के जो मुख्य चरित्र है लहना सिंह, उसके व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। नमस्कार, बाय।